क्लास है। एसएससी जीडी की 4 क्लासेस मैंने अब अभी ली हैं 5-7 दिन के अंदर अंदर। ये आज 5वीं क्लास है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कल की क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया था, इससे पहले मैंने शोध संस्थान पढ़ाए थे कि कहाँ किस चीज़ का रिसर्च सेंटर है, जिसमें हमने खेती के, नमक के और अलग अलग सड़क के और जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे, चाहे वो पेट्रोल का था, फिंगर प्रिंटिंग का, डीएनए का, सब सेंटर्स पढ़े थे मेन मेन। उसी सीरीज में आज अगला टॉपिक है डेट्स के ऊपर, और हम लोग बात करेंगे नवंबर की। नवंबर तो खैर बीत चुका है, हम लोग बात करते हैं जनवरी की। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है जनवरी, ये पढ़ा दूंगी मैं नवंबर भी। कल मैंने दिसंबर पढ़ाया था, पर पेपर के इर्द गिर्द की चीज़ें ज़्यादा पढ़नी चाहिए। तो पेपर आपका फरवरी में होगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का ज़्यादा अच्छा पढ़ लेना। ठीक है, चलो हम जनवरी की डेट पढ़ते हैं। जनवरी में दिया हुआ है लुईस ब्रेल दिवस। देखो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि चीज़ों को बस रट डालो। बेटा जो हमेशा रटने के पीछे भागते हैं ना, या जो बस ट्रिक बना बना के पढ़ते रहेंगे, वो 100% चीज़ों को भूल जाएंगे। जिस इंसान का बौद्धिक विकास नहीं होता ना, वो लंबे टाइम तक चीज़ों को याद नहीं रख पाएगा। हर चीज़ के पीछे का अगर आपको कारण पता है ना, लॉजिक पता है, उसके बाद आप 8-10 बार रीडिंग कर देंगे तो देखना आपको चीज़ें याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बस डेज में भी क्या याद करना है, बस ऐसे ही रट्टा मार दो। रट्टा मार तो लोगे, लेकिन फिर 10 दिन बाद याद ही नहीं आएगा। अगर हर एक के पीछे की छोटी छोटी कहानियां तुम्हें पता होंगी, तो फिर वो चीज़ याद रखना कंपैरेटिवली आसान होगा। हाँ, स्टैटिक जीके में ये सच्चाई है कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्रैम करनी पड़ती है, नो डाउट। लेकिन उस क्रैमिंग के लिए भी अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना, तो उस क्रैमिंग में आपको हेल्प मिल जाती है। वो रटना भी आपको आसान दिखता है, क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक आपको पता होता है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, मैं हर एक दिन की, हर एक डे के पीछे कुछ ना कुछ होगा कारण। ऐसे तो ना कुछ भी दिन बना लेंगे, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताऊंगी, फिर आप देखना आपको आसान लगेगा याद करना। पहला है लुईस ब्रेल। ये एक आदमी है, लुईस ब्रेल। फ्रेंच है ये, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी है, फ्रांस में। आप सभी जानते हैं फ्रांस और यूरोप और जितना ये पूरा इलाका है फ्रांसीसी में पड़ता है यूरोप में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, कारण आज़ादी मिली। लोगों ने ना प्रॉब्लम्स में भी कुछ ना कुछ फ़ायदा आगे कैसे हो इस चीज़ को अपनी लाइफ का टारगेट बनाया। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये आदमी है। जब ये महज 3 साल के थे, अपने फादर की एक दिन अलमारी थी, इनके पिताजी उसमें अपना ना कुछ कुछ काम करते थे उसमें, जैसे वो अगर आज की बात करूँ पेचकस रख लिया या प्लास रख लिया, इस तरह की चीज़ें। तो ये बच्चा 3 साल का एक बच्चा, छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, कुछ नहीं पता, उसे अलमारी खोलने के लिए जैसे ऐसे थोड़ा दम लगाया, खींची अलमारी, तो उसमें से वो जिसमें इनके पिताजी का सामान रखा था ना, बाई चांस इनका हाथ वाथ लगा और वो एकदम से इनके ऊपर गिर गया। उसमें कोई शार्प चीज़ थी, कोई मान लीजिए पेचकस जैसी चीज़ रही होगी, वो एकदम से गिरा ना, बच्चा ऐसे ऊपर देख रहा था, एकदम से आंख में लग गया कोई। तो वो आंख में लगने के कारण, 3 साल का बच्चा है, कितना सेंसिटिव उसका शरीर होगा, आप इमेजिन करो कितना छोटा बच्चा, वो आंख में लग गया। तो उस जमाने में डॉक्टर्स वॉक्टर्स ज़्यादा थे नहीं, माँ बाप ने देखा भाई चोट लग गई, थोड़ा बहुत कुछ इलाज विलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वो आंख ना अंदर ही अंदर इन्फेक्शन हो गया उसमें। और जब बच्चा रोता ना, दर्द होता उसमें, तो रोते रोते जैसे बच्चा सो गया, सोने के बाद जैसे सोते सोते आंख में से ना वो इन्फेक्शन के कारण पानी सा निकलता था, वो निकलते 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 दूसरी आंख तक पहुंच गया। अब वो इन्फेक्शन जो एक आंख में था, वो उसी आंख से बहते बहते पानी के थ्रू, रिसने के थ्रू दूसरी आंख में पहुंच गया, और दोनों आंखें कुछ दिन बाद ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। 3 साल का एक बच्चा जिसकी आंख में एक चोट लगी, और डॉक्टर्स उस टाइम पे नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो इन्फेक्शन बढ़ के और इनको अंधा कर गया, दोनों आंखों से दिखना बंद। लेकिन देखो, इस दिखने बंद में बहुत लोग तो अपने जीवन को सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन इस बच्चे ने बड़े होकर ये फील किया कि नहीं, मुझे पढ़ना है। पढ़ना है तो कैसे पढूं, ये तो किताब तो दिखती नहीं। तब इन्होंने फिर उस पढ़ने के लिए एक लिपि बना दी, ब्रेल लिपि। इमेजिन करो, 15 साल के एक लड़के ने ब्रेल लिपि बना दी। 3 साल में वो बच्चा अंधा हुआ, एक्सीडेंटल उसके साथ ये घटना हुई, बचपन से तो दिखता था, लेकिन 3 साल के बच्चे को तो याद भी कुछ नहीं रहता ना। और कितना स्ट्रगल किया उस बच्चे ने कि 15 साल में उसने अपनी एक लिपि बना दी। और इमेजिन करो, आज 2024 तक वो लिपि एज इट इज़ है, यानी किसी ने उस लिपि को और बहुत ज़्यादा अलग तरीके से नहीं ईजाद किया। तो एक आदमी जो खुद अंधा था, परेशान था, जो फील करता था कि क्या प्रॉब्लम है, भाई मैं कैसा महसूस करता हूँ, पढ़ने का मन है लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, उसने उस जो उसके ऊपर ना आपदा आई, उसको भी बेहतर बना के और दुनिया को कितना बड़ा गिफ्ट दे गए। ये तो चले गए, पर आज कितने लोग जो ब्लाइंड हैं, सोचो, उनके लिए एक तरह से भगवान के रूप में थे लुईस ब्रेल। फ्रांसीसी नागरिक थे, फ्रेंच।
तो इनकी उसमें हम दिन मनाते हैं 4 जनवरी। तो लुइस ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि के जन्मदाता, हर ब्लाइंड बच्चे की जिंदगी में जो बड़ा बदलाव लाने के लिए, किसी ने नहीं देखा लुइस ब्रेल को जो आज बैठे हैं, लेकिन आप सोचो किसी बच्चे की जिंदगी किस तरीके से बदल गई है और कितने जीवनों को प्रभावित कर गए। आज वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने आपको याद है एक संस्थानों में एक पढ़ाया था, दृष्टिबाधितों का संस्थान है देहरादून में। मैंने आपको बताया था कि वहाँ बिल्कुल साफ सफाई रहती है, खुद ही खाना खाते हैं, खुद ही रूम्स को क्लीन करते हैं, बहुत देखने लायक साफ सुथरा देह। तो आप इमेजिन करो अगर ये ब्रेल लिपि ना होती तो ऐसे स्कूल कैसे चलते। और बहुत फास्ट पढ़ते हैं, महज 6 बिंदु उभरे हुए पन्ने पर। वो पन्ना हमारे जैसा नहीं होता, वो शीट होती है अलग, और उन 6 बिंदुओं के सहारे वो पूरी दुनिया में बिखरे हुए ज्ञान को अपने भीतर समेट पाते हैं। तो ये कितनी बड़ी देन है लुइस ब्रेल की। 4 जनवरी इंपॉर्टेंट डे। प्रवासी भारतीय दिवस, हम सभी जानते हैं कि ये हमारे देश में पहले नहीं मनता था, बीच में स्टार्ट हुआ। मोदी जी ने कहा हर साल नहीं, 2 साल में एक बार मनाएंगे। तो प्रवासी भारतीय दिवस बेसिकली उन भारतीयों को हम याद करते हैं या इंडिया में इनवाइट करते हैं जो भारत से बाहर चले गए, बाहर रह रहे हैं, प्रवास कर गए, जिनको आप कहते हैं भाई बाहर की उन्होंने नागरिकता ले ली। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि महात्मा गांधी भी एक लंबे दौर में भारत से बाहर ही रहे थे। जब वो जवान थे, 24 साल के थे, तो भारत से बाहर चले गए। कामकाज के चक्कर में क्या पता किसको कब कहाँ जाना पड़ जाए, पता नहीं किसकी रोटी कहाँ लिखी हो। तो महात्मा गांधी भारत से एक युवा 24 साल का, और रोजी रोटी भैया अपना प्रोफेशन में कहीं ना कहीं पैर जमाने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। और फिर अपनी जिंदगी के कीमती 22 साल, क्योंकि 24 साल के लड़के की उम्र के 22 साल ही तो मेन जीवन है, फिर तो आगे बढ़ा जाएगा। तो 22 साल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में दिए। दक्षिण अफ्रीका जिसकी मुद्रा कई बार आ जाती है, करेंसी रैंड है, रैंड। तो दक्षिण अफ्रीका में वो रहे, उसके बाद वो भारत लौटे। ऐसा नहीं कि उसके बीच में नहीं आए, आते रहे, लेकिन प्रॉपर एक तरीके से रहने वाली बात करें तो वो अफ्रीका में रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में 22 साल। जब उनकी उम्र हो गई लगभग 46 साल, तब वो इंडिया वापस आए, फिर हमेशा के लिए इंडिया वापस आए और यहीं रहे फिर। तो वो डेट जिस दिन वो भारत लौटे अपना बोरिया बिस्तर बांध कर कि अब भारत में ही काम करूंगा, वो डेट थी 9 जनवरी 1915। क्योंकि भारत से बाहर चले गए थे, वापस आए, तो हमने अभी कुछ साल पहले हमने डिसाइड किया, हमारी गवर्नमेंट ने, कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। और वो भारतीय जो किन्हीं कारणों से, या तो उनके पूर्वज कह लो या वो खुद यहाँ से भारत से बाहर प्रवास कर गए, कोई कहीं जाके बड़ा जज बन गया, कोई कहीं जाके बिजनेसमैन बन गया, कोई कहीं जाके राजनीति में बड़ा इंसान है, तो उन सबको हम लोग इनवाइट करते हैं और एक तरह से फंक्शन टाइप, एक फेस्टिवल टाइप बनाते हैं। अमूमन ये 3 दिन का आता है, जिसके बीच में या स्टार्टिंग में या एंड में 9 तारीख जरूर आती है। तो कभी कभी 7, 8, 9 जनवरी का कर देते हैं, कभी 8, 9, 10 जनवरी का, कभी 9, 10, 11, यानी 9 तारीख की इंपॉर्टेंस है। महात्मा गांधी के 22 साल बाद वापस लौटने की खुशी में ये दिन मनाते हैं। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 1915 में महात्मा गांधी 9 जनवरी को लौटे। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, पिछली बार सीईटी में भी प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर क्वेश्चन था। विश्व हास्य लिख दिया, ये हिंदी था। विश्व हास्य दिवस तो अलग डे होता है, वो तो मई में होता है, ये हिंदी दिवस है, इसको ठीक कर लेना। विश्व हिंदी दिवस, पूरे वर्ल्ड में हिंदी की इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। वैसे तो हिंदी दिवस हमारा है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कहते हैं ना हिंदी भारत के माथे की बिंदी है, तो हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं हम 1 से लेके 14 सितंबर, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। हमारे संविधान के आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है, ये हर एक को पता है, लिपि देवनागरी। लेकिन विश्व हिंदी दिवस, इसको ठीक कर लेना, हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को है। तो पूरे वर्ल्ड में हिंदी की इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम एक दिन मनाते हैं जनवरी की स्टार्टिंग में। महात्मा गांधी लौटे थे 9 तारीख को, तो 9 को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 को विश्व हिंदी दिवस। 4 जनवरी को क्या था? ब्रेल, तो ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस, जो कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। युवा आप जानते हैं नेशनल यूथ डे, तो पूरा देश जो चलता है वो युवा, जिस तरफ युवा की जो भीड़ चल पड़ती है ना, उसी तरफ देश की राजनीति का भी रुख हो जाता है। युवाओं में बहुत ताकत होती है, बस ज़रूरत होती है उनको ये समझ हो कि हमें अपनी एनर्जी का यूज़ किस डायरेक्शन में करना है। तो एक आदमी थे, एक युवा ही इनफैक्ट कहूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी उम्र तो वो देख कर ही नहीं गए, जिनकी याद में हम ये मनाते हैं नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद छोटी सी उम्र में चल बसे, महज 39 ईयर्स में। आप इमेजिन करो, 39 ईयर्स तो बहुत यंग एज होती है। जैसे 39 ईयर्स में इतना काम कर गए कि आप और मैं आज इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इस डेट को। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद। एक्चुअली इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त।
ये मॉन्क थे, एक संत टाइप के आदमी थे और बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी थे। रामकृष्ण परमहंस नाम के एक जो इनको अपने गुरु के रूप में दिखे, उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ जाते, एक दक्षिणेश्वर का एक मंदिर था कलकत्ता में, वहाँ बैठे रहते, घंटों घंटों बातचीत करते और वहाँ से इनका फिर इंटरेस्ट जाग गया आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में। फिर वहाँ से इन्होंने जगह जगह की यात्राएं की। ये जापान गए, जापान का ओसाका शहर मैंने आपको बताया था, पूर्व का मैनचेस्टर, वहाँ गए, टोक्यो गए, ये रशिया, चाइना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे। फिर एक बार इनको मौका मिला, यंग ही थे, 1893 में शिकागो जाने का, अमेरिका का शहर शिकागो। 1893 में शिकागो में बहुत बड़ी विश्व धर्म संसद हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, आपने देखा भी होगा। 1893 विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म सम्मेलन, यहाँ ये शिकागो गए अमेरिका, और वहाँ जाके जब इन्होंने स्पीच दी, वैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे अलग लोग, इनका नंबर नहीं था। इन्होंने तो बाय चांस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कॉल, जैसे भी मैसेज वैसेज भेज के तब जाके इनका नंबर आया, बड़े मुश्किलों से इनको मौका मिला वहाँ बोलने का। और जब इन्होंने अपना मुंह खोला तो वो कहते हैं ना कि आदमी की असली औकात तभी पता चलती है जब वो जबान खोलते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं, आप शक्ल से थोड़ी ना पहचान पाते हैं किसी को, हो सकता है देखने में बहुत नॉर्मल दिखता हो, लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तब फिर उनके ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलता है। यही सेम बात हमारे स्वामी विवेकानंद जी के साथ हुई, क्योंकि जब ये गए तो बड़े साधारण से भेष में थे, कोई पहचान भी ना पाए कि इतना पढ़ा लिखा, इतना ज्ञानी आदमी है ये। और जब इन्होंने माइक संभाला, तो जब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो हर एक को, जैसे होता ना भाई, जबरदस्ती पहले सुन रहे थे, फिर हर एक ने इंटरेस्ट से सुना कि ये आदमी क्या बोलता है। जैसे वक्ता थे, बहुत बढ़िया ओरेटर, हर किसी को ईश्वर ने इतना जो है ना, खुशनसीबी होती है, लेकिन इस खुशनसीबी के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ज्ञान। अब जिसको कुछ आता जाता ही नहीं है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, वो खड़े होकर बोलेंगे क्या? तो बोलने की कला के पीछे अगर आपका ज्ञान है तो ही आपकी रिस्पेक्ट है। और आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके अगर वहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं, तो आपका ज्ञान का स्तर इतना होना चाहिए कि सामने वाले जो अंग्रेजी सिर्फ सुनते और समझते हैं, वो आपकी बातों को तवज्जो दें, आपको सुने। तो देखिए, भारत में ऐसा नहीं है कि परतंत्रता में हम लोग बिल्कुल जीरो थे। जब हम परतंत्र थे, आज़ाद नहीं हुए थे, तब हम नोबेल उठा लाए थे 1913 में, 1930 में। तो ये देश ऐसे ही कोई कच्चे लोगों का बना हुआ नहीं था। यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट, कहते हैं ना, मिट्टी में कूट कूट के भरा हुआ था यहाँ। बस फ़र्क इतना था कि हमें वो चीज़ें दिखानी नहीं आती थी उस लेवल पर। अंग्रेज़ इस मामले में थोड़े से चालाक थे, वो थोड़े से हुनर को भी बहुत गाते थे और हम बहुत ज़्यादा हुनर को भी नीचे ही छिपा लेते थे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ग्रेट पर्सनैलिटी के मालिक थे स्वामी विवेकानंद। असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। 1893 में वहाँ से इतने फेमस हुए, इतने फेमस, क्योंकि यूरोप के देशों ने अपने अखबारों के फ्रंट पेज पर इनके नाम के साथ इनकी पर्सनालिटी का बखान किया और बेसिकली भारत की बड़ाई हुई, क्योंकि शख्सियत तो भारत से गई थी ना। फिर वहाँ से भारत का नाम थोड़ा थोड़ा ये होने लगा कि हाँ, यहाँ भी पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं। जब ये वापस लौटे तो देश में एक अलग ही मुकाम, इनकी एक अलग ही इज्जत थी। वहाँ से धीरे धीरे फिर पैसे का सोर्स ऑफ इनकम बन गया। जब पैसा खूब आने लगा, एक संत महात्मा को क्या ही पैसे का करना है, तो उन्होंने उस पैसे को लोगों को ही लौटाने के लिए रामकृष्ण मिशन, अपने टीचर जो थे ना रामकृष्ण परमहंस, जिनसे इन्होंने ज्ञान लिया था, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातचीत की थी, उनके नाम पर अपने गुरु का नाम जिंदा रखा और रामकृष्ण मठ बना दिए। आज इंडिया में लगभग 200 के आसपास इनके मठ चलते हैं और विदेशों में भी इनकी ब्रांचेस हैं। अलग अलग देशों में रामकृष्ण मिशन काम कर रहा है। काम क्या करते हैं ये? कहीं पे कोई भी मुसीबत आ जाए, जहाँ कोई आपदा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, वहाँ तुरंत से सहायता पहुँचाते हैं। आप जाएंगे दिल्ली में भी, मैंने एक देखा है तभी बता रही हूँ, दिल्ली में पुरानी दिल्ली के किसी एरिया में, मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं है, तो हम एक बार स्कूल से लेके गए थे। बिल्कुल शांत इलाका था, बहुत शांत सा। वहाँ बैठे, फिर हमें थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई गई, कुछ क्लिपिंग्स वगैरह दिखाई गई और वहाँ जाके ना मन को बड़ा सुकून, बड़ी शांति मिली। कुछ अच्छी तरह की किताबें वगैरह रखी हुई थी, बहुत सात्विक सा उन लोगों का रहन सहन हमें लगा। तो ये रामकृष्ण मिशन एक मिशन था, अपने टीचर का नाम अमर कर गए स्वामी विवेकानंद, जिनका खुद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो ये उन्हीं से जुड़ी बात है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और जो ये इनका बर्थडे है, इसी को यूथ डे मनाते हैं। बहुत यंग एज में चले गए, 39 ईयर्स, कोई बड़ी उम्र नहीं होती, लेकिन नाम इतना बड़ा कर गए कि आज तक देखो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और हमेशा अमर रहेंगे। आप हम चले जाएंगे, ऐसे ही फिर कभी टीचर स्टूडेंट होंगे, वो भी ये बात है, क्योंकि हमसे पहले भी तो किसी ने पढ़ी पढ़ाई है ना, ये बातें हमेशा रहेंगी। तो इतिहास में नाम अमर हो गया। 39 साल में इस धरती से चले गए थे, लेकिन काम इतना कर गए कि आज तक भी गाया जा रहा है, हमेशा गाया जाएगा। तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। 15 जनवरी याद है हमारा आर्मी डे था। तो आर्मी डे क्यों था 15 जनवरी को? क्योंकि 15 जनवरी को ही, शायद इसमें आएगा भी ना, अभी हाँ, अभी आगे आ जाएगा।
देखिए, थल सेना दिवस आ गया। कल मैंने आपको दिसंबर पढ़ाया था, दिसंबर की डेट, तो उसमें हमने पढ़ा था 4 दिसंबर नौसेना दिवस। तब मैंने आपको 3 डेज बताए थे। नौसेना मतलब नेवी का, एक आर्मी का बताया था 15 जनवरी, और एक बताया था एयरफोर्स का 8 अक्टूबर। तो ना किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ऐसे ही फालतू नहीं कि आज कोई दिन मना ले, ऐसा नहीं होता। दिन के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, और जिसको ये कहानी सुन के समझ में आ गई, उसको दिन भी आराम से याद होंगे। अदरवाइज बेटा 12 महीने के तुम कम से कम भी 100 दिन अगर याद करोगे, मिनिमम 100 दिन तो याद करने ही पड़ेंगे ना। तो 100 दिन अगर हम याद करने लग गए, क्योंकि एक महीने के ये मान के चलो 8 10 12, किसी किसी में 12 13 दिन भी हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी दिन हमें लगभग 100 दिन याद करने पड़ते हैं। अब वो 100 रटने से नहीं बात बनेगी, वो थोड़े समझने पड़ेंगे। जैसे अब आपसे कोई पूछे कि थल सेना दिवस, तो आपके दिमाग में आए कि थल सेना जनवरी में है, क्यों है ये कहानी जान लो। हमारे देश में ना पहले कमांडर, जो कमांडर इन चीफ बने थे हमारी सेना के, थल सेना में, वो थे हमारे KM करियप्पा। आज भी दिल्ली के धौला कुआं में ना आप जाएंगे तो आपको बोर्ड मिलेगा करियप्पा मार्ग। करियप्पा मार्ग जो है वो इन्हीं के नाम पर तो है। तो भारत में पहले सेना के जो अध्यक्ष थे KM करियप्पा, उन्होंने जिस दिन वो बने थे ना भाई, ये कहते ना भाई आज के दिन ये बन गए, जैसे आज कोई CGI बन जाए, तो जो जो वो दिन था, वो दिन था 15 जनवरी। तो पूरी सेना ने डिसाइड किया कि भाई आज के दिन KM करियप्पा को कमांडर चीफ कमांडर का पद मिला है, और ये दिन हमेशा हमारी आर्मी याद रखेगी। तो उसी दिन को उन्होंने कहा हम आर्मी डे बनाएंगे। जिस दिन ये डे होते हैं ना, जैसे आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, बहुत बड़ा दिन होता है ये। और जो लोग उस टाइम पे सर्विस दे रहे हैं ना, वहाँ पे फिर उन लोगों के बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहाँ अपना बल दिखाना होता है, और वहाँ फिर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स जो हैं बच्चों के लिए अलग, जो बच्चे वहीं कैंपस में रहते हैं, और फिर कहीं कहीं पर बड़े बड़े हेड्स आते हैं, तो अपना फ्लैग होस्टिंग, झंडा जो है फहराते हैं। आप जानते हैं ना, तीनों सेनाओं के अपने अपने झंडे भी हैं। तो जैसे आर्मी के हेड जाएंगे किसी एक जगह, मेन जगह, बाकी हर जगह, हर कैंप में जहाँ जहाँ आर्मी के कैंपस होंगे वहाँ सेलिब्रेशन होगा। और ये ना दिवाली से कम नहीं होता। जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अपने डेज जब मनाते हैं ना, तो वो उतनी खुशी मनाते हैं जितना कि कोई भी दिवाली पे खुश होता है। तो उनके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। तो KM करियप्पा साहब जो पहले कमांडर चीफ बने थे हमारे आर्मी के, उन्होंने जिस दिन वो पद लिया था, उसी दिन को आर्मी ने कहा हम इसी दिन को याद करेंगे, 15 जनवरी। ठीक है, तो ये थल सेना दिवस 15 जनवरी। फिर 8 अक्टूबर को क्या हुआ था? 8 अक्टूबर को एयरफोर्स बनी थी। जैसे थल सेना बनी वाला दिन नहीं, ये करियप्पा जी का डे मनाते हैं, लेकिन एयरफोर्स मनाती है जिस दिन वो बनी थी, तो वो 8 अक्टूबर को बनी थी। इस तरीके से जो वो थी ना नौसेना, वो अपना 4 दिसंबर को क्यों बनाती है? उस दिन हम लोगों ने 1971 में, 1971 में भारत पाक जब युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध में हमारी नौसेना ने, हमारी नेवी ने, पाकिस्तान और हमारी लड़ाई हुई थी पानी में भी, तो हमारी नेवी ने उनके ऊपर विजय हासिल की थी और उनके 4 जहाज डुबो दिए थे। तो ये प्राउड की बात थी कि इंडिया की नेवी इतनी हावी साबित हुई थी पाकिस्तानी नेवी पर। अब किसी भी देश को अच्छा लगता है जब वो जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमारी जीत को प्रदर्शित करता है 4 दिसंबर 1971 के बाद से ये हम डे मनाने लगे। उससे पहले अलग बनता था। तो मेन अगर पूछेंगे तो 3 ही हैं डिफेंस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आर्मी का कब है? जनवरी की स्टार्टिंग में, 15 जनवरी। क्यों? क्योंकि KM करियप्पा साहब को इसी दिन कमांडर चीफ का पद मिला था। उसके बाद एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को एयरफोर्स बनी थी अंग्रेजों के ज़माने में, इसलिए 8 अक्टूबर को। और हमने 1971 में 4 दिसंबर को पाकिस्तान की सेनाओं को अपने कंट्रोल में, नेवी को अपने कंट्रोल में, मतलब एक तरह से हरा दिया था, उनके जहाज डुबो दिए थे। उस खुशी में हमने कहा कि अब के बाद जब भी हम पराक्रम दिखाएंगे, भाई एक दिन मनाएंगे, तो उस दिन नेवी के जहाँ जहाँ कैंप होंगे ना, वहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक फेस्टिवल की तरह। फिर वो अपना प्रदर्शन होता है कि भाई कितनी ताकतवर है, अपना पराक्रम दिखाने का, एक अपना साहस दिखाने का दिन होता है। तो तीनों दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, KM करियप्पा साहब से 15 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, पहले नहीं था। मोदी जी की सरकार जब आई तो ये कहा गया कि भाई हमारे जो सुभाष चंद्र बोस, ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, आप सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस एक बहुत महान व्यक्तित्व के स्वामी, बहुत पढ़े लिखे बेटा, बहुत ज्यादा। महज 22 साल की छोटी सी उम्र में एक लड़का, नौजवान, युवा, जितना तुम में से मैक्सिमम लोग उन्हीं की उम्र के हैं, यहाँ से अपना देश छोड़ के विदेश चले गए पढ़ने। और सोचो, आज तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पे आप जुड़ सकते हैं, आप इंस्टा पे जुड़, हर जगह जुड़ सकते हैं। तब कोई इस तरह की चीज़ें थोड़ी ना थी। तब कोई कॉल करना बड़ा, मतलब उस टाइम पॉसिबल ही नहीं था कि आप अपने घर पे कॉल कर सकें, अपने घर वालों को देख सकें। एक 22 साल की छोटी सी उम्र का एक लड़का, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती 22, अपना देश छोड़ के पानी का जहाज पकड़ के, बहुत अमीर बैकग्राउंड, जिसके घर में इतना रुपया, इतना पैसा कि बैठा भी रहे तो पूरी जिंदगी बैठ के खा ले,
लेकिन एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट कि मैं क्या हूँ। पिताजी का पैसा ठीक है, बहुत अमीर घर के थे, लेकिन उनको था कि मुझे अपनी एक रिस्पेक्ट, अपनी एक एक ओहदा मुझे चाहिए, भाई मैं कह सकूँ ये मेरी कमाई है, ये मैंने हासिल किया, मैं ये हूँ। तो उसको पिताजी की इच्छा थी कि ये उस जमाने के सिविल सर्विसेज में जाएं, जैसे आज कोई यूपीएससी की इच्छा रखे, कोई फादर और बेटा उनके लिए करे, तो ये अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए 1 साल का टाइम लेके 22 साल की छोटी सी उम्र में कूच कर गए ब्रिटेन। वहां जाके पढ़ाई की, इतना दम लगाया पढ़ने में, इतना जी जान लगाई कि 1 साल के अंदर अंदर कंपटीशन में 4th रैंक आया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेटा। आज भी कोई यूपीएससी में टॉप 100 में आया तो लोग उसका इंटरव्यू लेके पागल हो जाते हैं और इतना देखते हैं, इतने वायरल हो जाते हैं। सोचो आज तो सुविधाएं हैं, आपके फ़ोन पे सब कुछ है, आप सारा आंकड़े सारी चीज़ें अपने फ़ोन से पढ़ सकते हैं। उस ज़माने में तो कोई फ़ोन नहीं था ना, कोई चीज़ अटक गई तो कहाँ से देखें, कितनी किताबें पढ़नी पड़ती होंगी, कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने। और उतनी मेहनत के बीच में उनके देश में जाके और उन्हीं के साथ कंपटीशन में 4th रैंक पर आना, उस कंपटीशन में तगड़े तेज दिमाग लड़के जो ब्रिटेन में तैयार किए जाते थे बचपन से, जिनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट था कि तुम्हें सिविल सर्विस में जाना है, तुम्हें सिविल सर्विस में। वहाँ एक कंपटीशन कर रहा है एक लड़का जो भारत से गया है, जिसको कि बचपन से देखा कि अंग्रेज हमें कुछ समझते ही नहीं है, उनके अंग्रेजों के बीच में बैठ के पेपर दे के और 4th रैंक ले लेना, ये काबिलियत का सबसे बड़ा परिचय देता है कि कितने काबिल रहे होंगे। और उससे बड़ी बात पता है क्या है, महज 23-24 साल में, 1 साल मतलब 22 के गए, 23 में लग गए, और 23 साल 24 साल में इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे नौकरी नहीं करनी। जैसे कितना टफ कंपटीशन, घर वालों से 1 साल दूर रहे, माँ को छोड़ गए, पिता को छोड़ गए, वहाँ रहे, और वहाँ रह के और पूरा कितना दिन रात पढ़े होंगे, तब जाके पेपर पास हुआ होगा। इंग्लिश मीडियम का पेपर होता था, और उसमें 4th रैंक लेना तो बड़ी उपलब्धि। और फिर कह दिया मैं अंग्रेज़ों की चाकरी नहीं कर सकता। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया, दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। अंग्रेज़ों को भी लगा होगा कि कैसा लड़का है, इतनी मेहनत करके 4th रैंक लेके नौकरी पे लात मार दी। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। नौकरी आपने अपनी मेहनत से अगर हासिल की है तो छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, दूसरे की दी हुई नौकरी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, या पैसे दे के लग के नौकरी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप मेहनत से, काबिलियत से, योग्यता से किसी चीज़ को हासिल करें और उसको आप छोड़ दें, तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस का लेवल सोचिए कितना रहा होगा सुभाष चंद्र बोस में। और देखिए वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज कहीं ना कहीं दिखता है। बहुत यंग एज में वो तो छोड़ दिया, लेकिन अब करेंगे क्या भाई, खाली दिमाग तो कोई नहीं बैठ सकता ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो उन्होंने कहा काम तो मुझे करना है, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए। तो बहुत जल्दी ही कांग्रेस के मेंबर बन गए, और कांग्रेस में काबिल आदमी ना बेटा नीचे नहीं रहता, वो उभर के कहीं ना कहीं से, उसको एक बस प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो उभर के अपने आप ऊपर आएगा। वहां से कांग्रेस में एंट्री हुई, और कांग्रेस में एंट्री करते कुछ ही दिनों में एकदम से ऊपर आ गए और यूथ कांग्रेस के हेड बन गए। वहां से रास्ता खुला मेन कांग्रेस में जाने का, क्योंकि उस जमाने में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, कांग्रेस। और इतनी यंग एज में ही भाई 1897 में जन्मा एक लड़का, अभी सोचो 1900 में 3 ही साल के तो थे, और 1938 में यानी 38 + 3 तो कितने साल हुए, 41 साल, 41 साल की यंग एज में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है 41 ईयर्स में। उस कांग्रेस के अधिवेशन में जिसमें एक से एक धुरंधर बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे, वहां ये चुने गए। कितने प्राउड की बात थी। और वहां से इन्होंने काम किया बड़े लेवल पे, क्योंकि अध्यक्ष से बड़ा तो कोई पद नहीं था ना कांग्रेस का। और इतना अच्छा काम किया कि अगले साल जब इलेक्शन हुए कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले साल में, उस साल भी ये जीत गए। लेकिन गांधी के साथ इनका क्लैश था, और दोनों के बीच में काम करने के तरीके को लेकर एक मतभेद था। ये गांधी से काफ़ी छोटे थे। गांधी जी का जन्म था 1869 का, इनका था 1897 का। तो अगर दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों में काफ़ी गैप था एज में। उतने गैप में तो बाप बेटे वाला रिश्ता हो जाता है। और ये बहुत रिस्पेक्ट करते थे महात्मा गांधी की। लेकिन इन्होंने एक बात कही थी कि मैं गांधी जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर जहाँ गांधी जी गलत हैं वहाँ मैं उनकी बात को बीच सभा में भी काट दूंगा। और अपनी बात पे ये खरे थे। कई बार इनका क्लैश हुआ जबानी गांधी जी के साथ, लेकिन इज्जत में कभी कमी नहीं आई। ये गांधी जी की इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि महात्मा गांधी को आज जब हम 3री, 4थी, 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लिखवाते हैं महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द नेशन। तो ये किसने कहा फादर ऑफ द नेशन? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया नाम, ये किसी और ने नहीं कहा। देश का राष्ट्रपिता होने का जो एक बड़ा पदवी है ना, वो महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी। और पता है कब दी? जब विदेशों में थे, यहाँ रह के नहीं दी। विदेश में जब अलग अलग जगह थे ना, वहाँ से रेडियो पर उन्होंने जब भाषण दिया, स्पीच दी, तो उसमें उन्होंने कहा था फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता। हमें आपका आशीर्वाद जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अब हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं देश की आज़ादी के लिए।
दोनों की सोच अलग थी, गांधी का नजरिया अलग था चीजों को लेकर, बोस का अलग था, लेकिन फिर भी दोनों अपनी जगह सही थे। इनमें से गलत कोई नहीं था, दोनों की सोच समझ का दायरा अलग अलग था, गैप बहुत था दोनों में। तो उन्हीं को याद करने के लिए मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम लोग जिस दिन उनका बर्थ हुआ था 23 जनवरी 1897 कटक में, उड़ीसा में, उस दिन को पराक्रम दिवस, क्योंकि पराक्रम का की पहचान है किसी आदमी के पास जब इतना रुपया उसको दिखता हो कि भैया मैं तो बैठ के भी खाऊं तो भी खत्म ना हो, इतना रुपया। मेरे पिताजी के पास बहुत तगड़े घर के थे, रिच फैमिली थी, इनकी नामी गिरामी परिवार था। जैसे अगर बात करें रविन्द्रनाथ ठाकुर की या बोस की, तो ये बहुत रिच परिवारों से थे। भगत सिंह भी बहुत वेल ऑफ थे, ये सारे। ऐसे ही नेहरू की बात कर लीजिए, गांधी की बात, कोई गरीब नहीं था इनमें से। इन सब के घरों में खूब पैसा था, उसके बावजूद इन्होंने जिंदगी भर स्ट्रगल किया। क्यों? एक आइडेंटिटी के लिए, एक पहचान के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, जो सब लोगों में नहीं होती। बहुत सारे लोग तो बेशर्म होते हैं, उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ही पता नहीं होता। ये लोग वो एग्जाम्पल हैं जो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए सब कुछ करने का मन बनाया और वैसा ही किया, इसलिए आज नाम इनके लिए जाते हैं। अदरवाइज बहुत लोग थे अमीर उसी जमाने के, कहीं नाम भी नहीं है, जिक्र तो छोड़ो, नाम लिखा भी नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन वो सब हटा के इन्होंने अपनी लाइफ को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। जेलों में गए, कुछ लोग फांसी के तख्ते पे झूल गए, कितना इन्होंने स्ट्रगल किया, कितना स्ट्रेस, कितनी टेंशन, और देश के लिए ही करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिया लगभग हर एक आदमी ने जिसका मैंने नाम लिया। तो पराक्रम दिवस हम उनके बर्थडे को मनाते हैं, पराक्रमी आदमी थे ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, ये भी अभी मनने लग गया 2008 से, उससे पहले नहीं था। आप सभी जानते हैं 2000 ये लगा लीजिए 1 से और 11 के बीच में भारत में बहुत ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या हुई। इनफैक्ट 1995-97 के बाद से बहुत ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या हुई, बहुत ही ज़्यादा। उसका दुष्प्रभाव ये रहा कि पिछली जनगणना 2011 वाली में लड़कियों का रेशो बहुत कम है लड़कों के मुकाबले, और 1000 लड़कों के मुकाबले महज 940 लड़कियां हैं इस देश में। आपको लगेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, 60 ही तो कम है। बेटा आबादी हमारी 100 करोड़ से ऊपर थी, 121 करोड़, उस हिसाब से हर एक 1000 पे करना ज़रा 60 कम, तो फिर तो लाखों लड़कियां, करोड़ों लड़कियां कम हो गई ना। ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा बिल्कुल नहीं करती, ये नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता, इसमें इंसान ने अपनी टांग अड़ाई है तब ये गड़बड़ की है। तो बालिका दिवस मनाने लग गए दिखाने के लिए कि बेटियां भी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर देखा जाए ना आज की इस टाइम पर, आप खुद अपने आसपास देखो कितनी ही लड़कियां हैं जो पढ़ लिख के काबिल बन गई और अपने फादर और अपनी मदर को जहां जरूरत पड़ती है तुरंत से खड़ी हो जाती हैं। भैया पिताजी बीमार हैं तो तुरंत, वो पुराने ज़माने थे, मान लिया ज़रूरत थी, क्योंकि बेटियां ब्याह के कहीं दूर चली जाती, उनके पास ना अपना साधन होता घर वापस आने का, वो हमेशा पति के ऊपर या सास ससुर के ऊपर डिपेंड थी कि अपने घर भी जाना है तो यही लेके जाएंगे, अगली को रास्ता ही नहीं पता था। उस टाइम पे कोई साधन नहीं था, तो बेटी के पास पैसा भी नहीं था। अब वो अपने पिताजी को देखने भी आएगी तो पति के साथ आएगी या फिर ससुर के और सास के साथ आएगी। लेकिन आज अगर हम देखें तो लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, सब लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, कमाऊ हैं। जो लड़कियां कमाती हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, वो अपने फादर से मिलने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो अपना सारी काम जिम्मेदारी निपटाई और अपने फादर से मिलने चली गई, अपनी मदर से मिलने चली गई, और अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो तुरंत से अपनी गाड़ी में बैठा के उन्हें हॉस्पिटल ले जाए, अगर ऐसा होता है तो। अब मतलब लाइफ ना वैसी नहीं है जैसी पहले थी। तो बेटियां अब वो सारे काम कर सकती हैं जो पहले सिर्फ और सिर्फ बेटे कर सकते थे। इसमें बात बराबरी की बिल्कुल नहीं है कि बराबर है, बात ये है कि पहले सुविधाएं नहीं थी, आज सुविधाएं हैं। तो इसीलिए ना अब बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा हो ही हो। जैसे बेटा नहीं है और बेटी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी बेटी अगर आपने पढ़ा लिखा के काबिल बना दी, अगर आपकी बेटी अपने खुद के पैरों पर खड़ी हुई है, उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, तो आपकी बेटी जो चाहे कर सकती है। आपकी बेटी आपका अच्छा इलाज भी करा सकती है, ज़रूरत पड़ने पे आपकी ज़रूरतें भी पूरी कर सकती है। तो इसलिए अब वो चीज़ें हट गई। लेकिन ये बात मोटी अकल के बेवकूफ़ लोगों की बुद्धि में नहीं आती। वो लोग आज भी अंतर करते हैं, और ऐसे जाहिल लोगों से आपका समाज भरा पड़ा है जो बेटे बेटी में अभी भी घरों में, खान पान में, स्कूलिंग में, ट्यूशन्स में, कोचिंग में, हर जगह अंतर करते हैं। अगर बाप के पास पैसा थोड़ा सा कम है तो बेटे को बढ़िया स्कूल में पढ़ा लेंगे जिसमें फीस मोटी है, बेटी को थोड़े राह चलते टाइप के किसी भी स्कूल में डाल देंगे जिसमें फीस थोड़ी काम चला हुआ है। फिर एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि अरे लड़की तो है भैया, शादी में वैसे भी खर्च करना है। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पता चला कि वो बेटा जो बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाया वो तो उड़ गया, वो तो विदेश गया, और फाइनली काम कर रही है उनकी बेटी। तो अब वो टाइम नहीं है, अब सुविधाएं सब इकट्ठी कर सकते हैं माँ बाप के लिए, बशर्ते वो पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिए जाए। मेरा टारगेट किसी बेटे को बुरा कहना नहीं है। देखिए औलाद अपनी जगह दोनों काम कर सकती है, बेटा है तो वो भी सारे काम कर सकता है और बेटी है तो वो भी सारे काम कर
कर सकती है। तो बालिका दिवस क्यों मना रहे हैं, फिर तो बालक दिवस भी मनाएं, क्योंकि लड़कों को समाज ने हमेशा से प्रायोरिटी दी उनकी पैदाइश के टाइम पर, तो इसलिए उनको बचाने की या उनके लिए दिन मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर क्योंकि बेटियों को समाज ने बहुत इंपॉर्टेंस कभी दी ही नहीं, वो तो कुछ मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और उनकी बेटियां रोल मॉडल बनी, और उन फादर्स की तरह बहुत लोगों को लगा कि हमें भी अपनी बेटी ऐसी पढ़ा लिखा के काबिल बना देनी चाहिए। तो फिर ये फील हुआ कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाओ, ताकि एक जागरूकता फैले, बेटियों को भी लोग जो है आगे बढ़ाना चाहें। और अब बहुत प्राउड होता है जब मैं देखती हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में दो दो सिर्फ बेटियां ही हैं और उनकी कोई इच्छा नहीं है कि हमारा बेटा हो, लेकिन वो पढ़े लिखे और काबिल हैं। अपनी बेटियों को, वो खुद भी काबिल हैं, खुद भी अच्छी जगह पर हैं, उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया। तो ऐसी बेटियां जो नाम करें, जो आपके नाम को आगे बढ़ाएं, जो अपनी पहचान बनाए रखें, जो अपने अस्तित्व को दूसरे आदमी के कारण खत्म ना करे, ऐसी बेटियों को आगे बढ़ाने में समाज एक रोल मॉडल की तरह ऐसे फादर्स को देखने लगता है। तो उन्हीं की सबके लिए कि भाई एक दिन हम याद कर लें, तो ये बालिका दिवस हम मनाने लग गए। 2008 से हमने स्टार्ट किया 24 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, किसकी याद में? हमारे सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है। कटक उड़ीसा में जन्मे थे 1897 में। और उससे पहले 15 जनवरी हमारे करियप्पा जी, के.एम. करियप्पा जी को, उस दिन उनको चीफ कमांडर का पद मिला था। ठीक है, ये बालिका दिवस तक पढ़ लिया। पर्यटन दिवस 25 जनवरी है, चलो 25 तक निपटा लेते हैं। 25 जनवरी पर्यटन दिवस है। पर्यटन से बहुत लोगों का घर चलता है। गोवा जैसे इलाके, हिमाचल प्रदेश जैसे, जैसे शिमला जैसे, कुल्लू मनाली जैसे, ये सब बेटा बेसिकली पर्यटन पर ही जीवित हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, तो होटल्स में पैसा खर्च करते हैं, भाई खाना बाहर खाते हैं, तो लोगों की कमाई होती है ना, वहाँ के लोकल लोगों की। कोई गाइड करता है, कोई वहाँ पे घुड़सवारी कर रहा है, कोई जो बर्फ है उसके गेम्स खेल रहा है, तो सबकी कमाई का साधन है। तो पर्यटन से हमारी जीडीपी पे फर्क पड़ता है, पर्यटन से बहुत लोगों का घर चलता है, इसलिए पर्यटन के प्रति लोगों को जागरूक करना। भाग भाग के लोग बाहर जाते हैं घूमने। अब ये अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि सबसे पहली प्रेफरेंस अपने देश को देखने के लिए देनी चाहिए। हम भारत में रह के अगर भारत को भी नहीं देख पा रहे हैं, विदेशों में भागते जा रहे हैं, तो फिर पर्यटन हम बाहर दे के आ रहे हैं। जो आप खर्च करेंगे बाहर, वो बाहर के देश में जाएगा। जो आप अपने देश में खर्च करेंगे ना घूमने में, वो आपके देश में रहेगा। तो अपना पैसा अपने देश में पहली प्रेफरेंस पे रखें। बाहर जाना गलत नहीं है, लेकिन पहली प्रेफरेंस अपने देश। अगर आपको अपने बच्चों को घुमाना पड़े तो पहली प्रेफरेंस में अपने देश में घुमाएं। इस देश के कोने कोने इतने खूबसूरत हैं कि कोई क्या ही विदेशी इसकी बराबरी करेगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, वहाँ असम से अरुणाचल प्रदेश के इलाके से लेके इस तरफ गुजरात, अपने आप में बहुत सुंदर सुंदर साइट सीइंग है। यहाँ पर बहुत सुंदर खूबसूरत जगहें हैं, और ऐसी भी हैं। अब तो सेफ्टी लगभग हर जगह है, तो उतनी दिक्कत नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी पर अब यही है पर्यटन। देखो, ये हमारा है पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। इसी दिन को ना हम लोग एक नया दिन मनाने लग गए, अब मतदाता दिवस, वोटर्स डे। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बना था। 1950 में पहला इलेक्शन 51 में स्टार्ट हुआ था, जिसका रिजल्ट आया था 52 में। पहली लोकसभा 1952 में बनी थी, जैसे अभी 18वीं लोकसभा बनी है ना 2024 में, ऐसे। तो 25 जनवरी को 2 दिन है। कौन कौन से? एक तो पर्यटन दिवस है और एक मतदाता दिवस है। पर्यटन दिवस ताकि पर्यटक जो है वो जागरूक हो, अपने देश में घूमे फिरे। और एक मतदाता दिवस क्यों मनाया? क्योंकि 1950 में हमने इलेक्शन कमीशन बनाया था, जो सारे इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, चाहे वो एमपी लोकसभा के हों, वो एमएलएस के हों, या वो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, जिसमें आप और मैं तो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो हर किसी का है ही, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, 25 जनवरी तक हमने पढ़ लिया, 26 जनवरी को हम कल पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, तो आज हम लोगों ने जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखे। दोबारा एक बार देखते हैं। ब्रेल फ्रांस के थे, अंधे हो गए थे बचपन में वो आंख में गिर के, 4 जनवरी। इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी वापस लौटे थे 22 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से, 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस है, ये हिंदी, हास्य को हिंदी कर लेना, यह है 10 जनवरी। पूरे वर्ल्ड में हिंदी दिवस, हिंदी की पहचान बनाने के लिए। युवा दिवस, हमारे एक युवा बहुत बहुत इंटेलिजेंट, जिन्होंने दुनिया में हमारा डंका बजाया, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, उनका बर्थडे कब आता है? ये 12 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट। थल सेना, के.एम. करियप्पा जी ने इस दिन, उनको एक पद मिला था कमांडर, चीफ कमांडर का, तो वो 15 जनवरी। पराक्रम, जिस दिन हमारे सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, 23 जनवरी 1897। बालिका अब मनने लग गया, लड़कियों की संख्या लगातार घटती जा रही है तब, तो 2008 से मनाना शुरू किया हमने बालिका दिवस। कब मनाते हैं ये? 24 जनवरी को। पर्यटन दिवस, पर्यटन भाई पर्यटक घूमे खूब, और मतदाता, दोनों एक साथ है, मतदाता पर्यटक दोनों 25 जनवरी के हैं। ठीक है, अब सीधे
अगर मैं ऐसे रटा दूं, ये डेज ऐसे याद कर लो, या कोई फालतू की इस तरह की वाहियात सी बातें बता दूं कि ट्रिक से, तो वो ट्रिक भी याद नहीं रहेगा बेटा। चीज़ों को सिस्टमैटिक समझो। जितना मैंने बोला ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बातें आपको एग्जाम में अलग अलग जगह काम आएंगी, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस फिर बाद में समझ में आएगी। ठीक है, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि थोड़ा नॉलेज भी बढ़े, सिर्फ टाइम पास नहीं करना होता। चलिए, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आया हो मैं उनके लिए बता दूं, ICS कोचिंग एप्लीकेशन है जहां मेरी क्लासेस चलती हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ फुल ईयर की क्लासेस चलती हैं। 1 ईयर का पूरा बैच आप ले सकते हैं। इसमें सारा कंप्लीट आपको जितने एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव, उन सब की तैयारी मिल जाएगी। इस 1 ईयर के बैच में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, चाइल्ड साइकोलॉजी और जितना हरियाणा जीके या जितने सब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में, EVS के नाम पे, कंप्यूटर के नाम पे, सब मिलेगा आपको। तो ये 1 ईयर का बैच रहेगा, कंप्लीट बैच है ये, कंप्लीट बैच। और इसकी फ़ी जो है वो है 3000 रुपीज़, 3000 रुपये। इसमें आपका पूरे साल 2025 में जितनी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो क्लरिकल की हो, ग्रुप डी की हो, टीचिंग की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो, पुलिस की हो, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सबकी तैयारी हो जाएगी। इसमें HTAT, CTAT, रेलवे, DSSB के सभी एग्जाम्स, इसके अलावा SSC GD, SSC MTS, SSC CHSL, ये सब तैयारी इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। 2025 में जितने एग्जाम्स होंगे वो सब आप बढ़िया तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, इसमें डेली बैचेस चलते हैं, लाइव क्लासेस रहेंगी। इसके अलावा जिसका इंटरेस्ट हो कि भाई मुझे सिर्फ कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़नी है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, इक्की दुक्की मेरी कमज़ोरी है, तो उनके लिए मैं बता दूं, इसी एप्लीकेशन पर स्पेशल बैचेस भी चलते हैं। इन स्पेशल बैचेस में आप, मेरे स्पेशल बैच इस पे 2 चले हुए हैं, एक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो कंप्लीशन की तरफ आ गया, और एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ये दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी अलग अलग स्पेशल बैचेस हैं, जिसकी जैसी ज़रूरत हो वो वैसा कर सकता है। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, आपके बदले में कोई टीचर नहीं पढ़ेगा। बेसिकली समय देना पड़ेगा। पढ़ना जिसकी आदत है ना, वो ज़िंदगी में बहुत खुश रहता है। जो ज़बरदस्ती बैठता है उसको बस 20-21 दिन ज़बरदस्ती बैठना है, उसके बाद उसको भी आदत पड़ जाएगी। पढ़ाई करना एक आदत होनी चाहिए कि रोज़ पढ़े बिना मन ही ना लगे, पढ़ के फील हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया, आज मैंने कुछ अचीव किया। जैसे बिना पढ़े आपको बेचैनी फील होने लगे ना जब, तब सोचना कि हाँ आप सही ट्रैक पे आ गए। तो जिसको रोज़ पढ़ना अच्छा लगता है ना, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। मैं आपको नंबर्स दे देती हूँ, कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 705 626 0000, इस पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं बैचेस के लिए। इसके अलावा एक नंबर है 98 1200 96 96, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। एक नंबर है 90 5300 6800, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ICS कोचिंग सेंटर जो स्पेशल चलता है, जो हेडक्वार्टर हमारा है सोनीपत में, यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं तो फिर यहाँ भी आप आ सकते हैं। बहुत बच्चे बाहर से आके भी पढ़ते हैं। हमारा नंबर है 90 5300 2040, ये सोनीपत का नंबर है जहां हमारा ICS कोचिंग सेंटर है। इसकी ब्रांचेस उत्तर भारत के कई सारे ज़िलों में चलती हैं, कई सारे राज्यों में चलती हैं। आपके आसपास अभी स्क्रीन पर बहुत सारी ब्रांचेस, हमारे नंबर भी लिख रही होती हैं, तो जो जहां से है वो वहां के आसपास की ब्रांच पे कॉल करके जानकारी ले सकता है। इन पे आपको एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी इशू आता है, अगर आप स्टूडेंट हैं और तब भी आपको इशू आ रहा है, तो आप इन पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को बता देंगे, ये तभी सॉर्ट आउट कर देंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है उसमें कल लगे, और कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो आपकी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, 1 ईयर का कंप्लीट बैच मैंने आपको बता दिया, 1 साल पूरा पढ़ेंगे। और इसमें आजकल जो बैच चला हुआ है ना, वो CET स्पेशल बैच है, जो सुबह डेली चल रहा है, सुबह 9 बजे से और 3 बजे तक, 4 बजे तक है शायद, मुझे अब याद नहीं है। ये कई घंटे लगातार बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं ना, आप देखना ये वही बच्चे होंगे जो आगे जाके टॉपर्स में निकलेंगे, जो आगे जाके अपनी नौकरी को पक्का कर लेंगे। जो इस टाइम पे सोए बैठे हैं, आराम कर रहे हैं अपना, तो फिर वो आराम ही फरमाते रहेंगे, फिर सरकारी नौकरी का सपना उनका सपना ही रह जाएगा। जो अब पढ़ रहा है ना, वो अपने सपने को साकार कर लेगा और कुछ हासिल कर लेगा। तो जिसका इंटरेस्ट हो पढ़ने में, 3000 रुपये में पूरे साल की क्लासेस हैं। ये मैंने आपको नंबर्स दे दिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पढ़ाई से अपनी किस्मत बदली जा सकती है। जहाँ भी जन्म मिला है वो आप नहीं बदल सकते हैं। आप गरीब हैं, आप दुखी हैं, घर में